नमस्ते, मेरा नाम है राजीव शुक्ला और आप देख रहे हैं लोकरंग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एएनआई की स्मिता प्रकाश को हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जो काफ़ी वायरल रहा। इस इंटरव्यू के कुछ पार्ट्स काफ़ी वायरल हुए, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मस्जिद पर बात करते हुए उसको मस्जिद मानने से इनकार कर दिया है। इन सब के बीच एक मसला, इस इंटरव्यू का एक फेज जो लोगों की नज़रों से थोड़ा सा छूता रह गया, वो था मणिपुर का मसला, जिस पे बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने बोला कि वहाँ की बीजेपी गवर्नमेंट उसको सक्षम है उसको हैंडल करने में, और साथ ही साथ बहुत ही बारीक रूप से उन्होंने संवैधानिक संस्थानों को अपने दायरे में रहने की हिदायत दी थी। इस चर्चा पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार राजीव जी। भूपेंद्र जी, अभी हमने इंटरव्यू देखा जिसपे जी काफी वायरल इंटरव्यू रहा वो, जी जी पर जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि एक पार्ट उसका बहुत बारीकी से छूट गया, जिसमें योगी जी ने संवैधानिक इंस्टीट्यूट का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ इशारा किया था। क्या कहना है आपका? मेरा ये मानना है कि ज्ञानवापी मामले पे उन्होंने जो बोला वो तो महत्वपूर्ण था ही। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को यदि मस्जिद कहा जाएगा तो तो ये विवाद का विवाद होगा। लेकिन इससे जो बड़ी बात उन्होंने बोली है, जब स्मिता प्रकाश जी ने मणिपुर वाले मामले में उनसे कहा कि मणिपुर में इस तरह के वीडियो वायरल हुए, ये सब चीजें हुई। एक्चुअली स्मिता प्रकाश ये जानना चाहती थी कि विभिन्न दलों का क्या रुख है, इस पर वो पूछना चाह रही थी। लेकिन संभवतः योगी जी जो न्यायपालिका है उस तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, इसलिए जानबूझ करके प्रश्न कुछ और स्मिता प्रकाश जी ने पूछा था, जबकि उत्तर सीधे सीधे योगी जी ने न्यायपालिका को दिया और स्पष्ट तौर पर और बड़े ही एक स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज में कहा कि कार्यपालिका के अपने कार्य हैं, जो कार्य कार्यपालिका का है उसमें न्यायपालिका नहीं घुसे। और मणिपुर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार इतनी सक्षम है कि वो वहां पर शांति स्थापित कर लेगी। और बार बार आप देखेंगे कि इधर जब से चंद्रचूड़ जी का कार्यकाल आया है तब से इन बातों को लेकर चर्चाएं बड़ी तेज हैं कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका जो है एक जो कार्यपालिका का अपना कार्यक्षेत्र है उसमें बार बार इन्वेट कर रही है। अभी बहुत ही चर्चित मामला रहा गुजरात में, जो वहां के दंगा पीड़ितों से पैसा इकट्ठा किया उनकी सहायता के लिए और उनके पैसे को अपने लिए खर्च कर दिया, यहां तक कि शराब की खरीदारी की गई। तीस्ता सितरवार की बात जी कर हाँ, रहे हैं आप? तो उस महिला ने जैसे दंगा पीड़ितों से चंदा वसूला और उसका शराब खरीदा, पार्टियां की, 5 स्टार होटल के बिल भरे, और ये आरोप सिद्ध हो चुके हैं। उसके प्रमाण गुजरात हाईकोर्ट में आ गए और गुजरात हाईकोर्ट ने जब तीस्ता सितलवाड़ को जमानत देने से मना कर दिया, उस समय तीस्ता सितलवाड़ सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में उस समय सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी चल रही थी, बावजूद इसके तुरंत ही मुख्य न्यायाधीश महोदय ने इस पर कोर्ट बुलाया, रात को कोर्ट बैठी और तीस्ता सितलवाड़ को अग्रिम जमानत दी गई। ये मुद्दा काफी चर्चा में रहा। इसी तरह से आप देखेंगे तो ज्ञानवापी जिसकी चर्चा आपने शुरू में की, उसमें भी इस तरह की बातें निकल करके लोगों में के एक चर्चा का विषय बनी हुई है कि ज्ञानवापी मामले में हर चीज का एक तरीका होता है। पहले जो छोटी अदालत है वहां लोग जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। बड़े बड़े मुद्दे हैं, बड़े बड़े चीजें हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है। 20-20 साल से 30-30 साल से लोग वहां पर लगे हुए हैं। लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिस पर ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आवश्यकता से ज्यादा एक जो एक्टिविज्म है उसकी तरह बिहेव कर रही है। जैसे ही मुस्लिम पक्ष वहां पर पहुंचा कि जो ASI सर्वे कर रही है इसको रोक लगा दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उस याचिका को स्वीकार कर लिया और मुस्लिम पक्ष के पक्ष में निर्णय दे दिया। उसके बाद मणिपुर के मुद्दे में, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान आपने देखा कि कितनी सारी घटनाएं हुई और क्या क्या चीजें पिछले पंचायत चुनाव में भी हुई और इस पंचायत चुनाव में भी हुई, और तमाम तरह के वीडियो वायरल हुए। लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आवाज नहीं उठाई या अपने तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया। और मणिपुर वाले मुद्दे में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट आवश्यकता से ज्यादा सक्रिय है, और जबकि ये स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि कोई भी वीडियो जब घटना घटी उसके 2 महीने बाद एक राजनीतिक कारण से संसद सत्र से एक दिन पहले पूरा जो उनका इकोसिस्टम है वो मिलकर वायरल कर रहा है, तो ये राजनीतिक कारण से हो रहा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा इतना ज्यादा दिलचस्पी दिखाना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी भले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैं यदि कहूं कि उनका जो कद है वो चाहे पूरे भारत की हम बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कहीं ना कहीं वो नरेंद्र मोदी जी के बाद दूसरे नंबर पर है। और लोगों में भविष्य में एक प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखना
शुरू कर दिया है। इसलिए उनके द्वारा इस एएनआई के इस इंटरव्यू में इस तरह का स्ट्रांग मैसेज और इस तरह के स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज के साथ मैसेज देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमें लगता है कि एक व्यक्ति इतना खुल करके बोलना शुरू किया है, सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है शायद कि कोई उनके खिलाफ बोलेगा नहीं और होली काऊ वाली जो स्थिति है उसमें वो बनकर रहेंगे। लेकिन यदि योगी जी ने बोलना शुरू किया है और बाकी लोग भी इस पर बोलना यदि शुरू कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट के लिए काफी मुश्किल खड़ी हो सकती है। भूपेन जी, अभी आपने चीफ जस्टिस की बात की कि जी, उन्होंने किस तरीके से आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खोल के पुराना रिकॉर्ड भी इनका रहा है कि ये आतंकवादियों तक उन्होंने मतलब रिलीफ दिया है कोर्ट खोल के। सुप्रीम कोर्ट का ये रिकॉर्ड रहा है जी। अभी हाल फिलहाल में ही चीफ जस्टिस का एक बयान आया जिसमें वो कहते हैं कि आप बंगाल में हो रही हिंसा को, राजस्थान में हो रही हिंसा को, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध का हवाला देकर मणिपुर को ठीक नहीं ठहरा सकते। उनकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर पते की बात यह है कि किसी ने मणिपुर को ठीक ठहराया ही नहीं है। तो कैसे वो इस कंपैरिजन में बंगाल की हिंसा पे, राजस्थान की हिंसा पे चुप रह जाते हैं और मणिपुर की हिंसा को हाईलाइट करते हैं? प्रॉब्लम तो यही सारी है। यदि वो मणिपुर के हिंसा पर केवल जवाब देते जी कि मणिपुर की ये घटना घटी है, ठीक नहीं है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर रहा है, तो कोई मसला नहीं है। आप खुद ही अपने बयानों में फंस रहे हैं ना। आपने ही राजस्थान का और पश्चिम बंगाल का जिक्र करना शुरू किया और आप खुद ही बता रहे हैं कि हमने पश्चिम बंगाल या राजस्थान की घटनाओं में कुछ नहीं किया। राजस्थान में शेड्यूल कास्ट समाज के खिलाफ और आदिवासी समाज के खिलाफ एक के बाद हर सप्ताह, हर 14 दिन पर ऐसी नृशंस घटनाएं घट रही हैं कि आपको सुनकर रूह कांप उठेगा। एक घटना तो मेरे सामने ऐसी आई कि एक महिला का कुछ लोगों ने रेप किया, उसके बाद वो महिला पुलिस में शिकायत करने थाने में गई, फिर पूरे थाने ने रेप किया। ऐसे ऐसे मामले राजस्थान में आए हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलता है। पश्चिम बंगाल में जो मामले आए हैं, विरोधी दल के कार्यकर्ताओं की हत्या वहां पर सरेआम है और हत्या एक तो हो जाती है कि गोली चल गई, कुछ हो गया। उत्तर प्रदेश में भी हत्याएं हुई, लेकिन फांसी पे चढ़ा देना, पीट पीट कर मार देना, यानी नृशंस हत्याएं वहां पर हो रही, जो ये दिखाती हैं कि अच्छा हमारे पार्टी से दूसरी पार्टी में जाओगे, मैं तुमको सबक सिखाऊंगा। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या सीधे सीधे हो रही है। ये कोई गैंगवार नहीं है, दो गुंडों की लड़ाई नहीं है, ये सीधे सीधे किसी पार्टी द्वारा लोकतंत्र की हत्या का मामला है। उसमें यदि आप चुप रहेंगे, फिर अपने से ही अपनी पोल खोलेंगे, तो निश्चित रूप से ये चर्चा का मामला बनेगा। और योगी जी ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें जो उन्होंने बॉडी लैंग्वेज दिखाया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। जी भूपेन जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोर्ट्स का वामपंथी नैरेटिव के साथ एक कॉकस सा बनता हुआ दिखाई देता है हमें, वो इनको समर्थन करते हैं और ये इनको समर्थन करते हैं। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बोला है, पहली बार किसी इस कद के व्यक्ति ने इसको मीडिया के सामने इतने खुले तरीके से बोला है, तो क्या आपको लगता है कि इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा देश में? देखिए, इसके पहले भी बोला था, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति जी ने एक दो बार मंच पे इनको लताड़ लगाई सीधे सीधे, इसलिए नहीं कि इनके एक्टिविज्म को लेकर नहीं, इनके कहा कि आप भाई जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, गरीब आदमी उस रफ्तार से न्याय नहीं पा सकेगा। सीधे सीधे सामने बोला था, ये काफी वीडियो वायरल हुआ था। और उपराष्ट्रपति महोदय ने भी बोला था। लेकिन ये सभी लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, ये सभी लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, ठीक है। और उपराष्ट्रपति ने तो बहुत एक कड़ा मैसेज दिया था, और हद तो तब हो गई कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ एक व्यक्ति मुंबई हाईकोर्ट में चला गया था। बाद में हालांकि उसकी याचिका को एंटरटेन नहीं किया गया था। लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति, प्राय राजनीतिक व्यक्ति जो होते हैं, किसी न किसी रूप में इन अदालतों से डरते हैं, कहीं हमें ये परेशान न करें किसी मुद्दे पर। लेकिन हमें लगता है योगी जैसा नैतिक बल जिस नेता के पास होगा, शायद वही इन बातों को रख पाएगा। और जो लिबरल नैरेटिव है, जो एलजीबीटी वाला मुद्दा है, एलजीबीटी वाले मुद्दे पर पूरी तरह से जो जुडिशरी है वो वामपंथ के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह से जो केरल में कुछ मंदिरों के मुद्दे आए, स्थानीय परंपराओं के मुद्दे आए, उन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट का जो नजरिया है या सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं लगातार एक समाज के खिलाफ निर्णय दे रहे हैं। क्योंकि वो समाज चीजों को टॉलरेट कर लेता है, सहनशील है, इसलिए बार बार उसको दबाने का प्रयास होता है। और जो समाज सहनशील नहीं है, असहिष्णु है, बार बार उसके तुष्टीकरण का प्रयास हो रहा है। और तुष्टीकरण की राजनीति राजनीतिक पार्टियां करें, सुप्रीम कोर्ट से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती। भारत में संविधान है, संविधान ने कार्यपालिका न्यायपालिका के काम बांट रखे हैं।
सबको चाहिए कि वो अपने दायरे में रह के अपने काम करें। आप देख रहे थे लोकरंग। अगर आपको हमारी ये चर्चा इनोवेटिव लगी हो, सकारात्मक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।